Bismillahirrahmanirrahim. With the name of Almighty Allah, who is the most beneficent, most merciful, most gracious, and the source of all knowledge. My name is Engineer Zainul Abedin, and I would like to warm welcome to all of you by saying the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So, students, this is the overview lecture of chapter 2 for grade 9 and belongs to physics. द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ काइनेमेटिक्स। सो सबसे पहले बेटा फिज़िक्स में हमारे पास दो तरह की काइनेमेटिक्स में अगर आप बात करते हैं फिज़िक्स में तो दो चीज़ें होती हैं। एक होती है आपके पास काइनेटिक्स और दूसरी होती है काइनेमेटिक्स। इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि काइनेमेटिक्स क्या क्या होती हैं और इन चीज़ों के बारे में आप किस किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो काइनेमेटिक्स के अंदर लाजमी तौर पे इंक्लूड होती हैं। सो सबसे पहले बेटा इसके लिए काइनेमेटिक्स को डिफ़ाइन करना ज़रूरी है। सो यहाँ पे काइनेमेटिक्स को डिफ़ाइन किया जाता है कि काइनेमेटिक्स is the study of motion of object without discussing its cause ऑफ मोशन। सो काइनेमेटिक्स जो है ये फिज़िक्स की कोई एक ऐसी ब्रांच का नाम है जिसके अंदर हम लोग मोशंस को डील करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को डील करते हैं, किसी भी चीज़ की हरकत को डील करते हैं, लेकिन इसके अंदर इस चीज़ को नहीं देखते कि वो उसके अंदर हरकत किस वजह से आ रही है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि गाड़ी जो है वो इंजन की वजह से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रही होती है, कार चलती है, बाइक चलती है, लेकिन हम ये नहीं, इसमें काइनेमेटिक्स में जब भी डील करेंगे हम ये नहीं देखेंगे कि गाड़ी जो है वो इंजन की वजह से चल रही है या बाहर पीछे से कोई इंसान उसको धक्का लगा रहा है, धक्का लगाने की वजह से चल रही है। हम उसके काज को नहीं देखते, हम सिर्फ मोशन को डील करते हैं कि गाड़ी जो है इनिशियली रेस्ट पे थी, उसके बाद उसने इतने मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जो है वो मूव करना शुरू कर दिया। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो मोशन को डिस्कस करते हैं, लेकिन इसके काज को, उस फोर्स को निगलेक्ट कर देते हैं जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास मूव कर रहा होता है, वो बेटा सारे का सारा आपके पास काइनेमेटिक्स के अंदर आ जाता है। सो काइनेमेटिक्स के अंदर चूँकि हमने मोशन को डील करना है तो इसमें सबसे पहले दो टर्म्स को डिफाइन करना बड़ा ज़रूरी होता है। एक होती है आपके पास रेस्ट और दूसरी होती है मोशन। डेफिनेशन बेटा इनकी बड़ी सिंपल है। ए बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ़ इट डज़ नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी सराउंडिंग्स के लिहाज से, अपने गिरदोनवा के लिहाज से अपनी जगह तब्दील ना कर रहा हो तो उसे हम लोग रेस्ट में कहते हैं। एंड द इफ़ द ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अगर वो इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी जगह तब्दील कर रहा हो तो इसे हम लोग जो है वो मोशन के अंदर कंसिडर करते हैं। इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल ये होती है कि आप देखते हैं कि अक्सर कार या बस वगैरह के अंदर जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तो रोड पे खड़ा हुआ एक लड़का, उसके लिहाज से आप बड़ी स्पीड से गुजर जाते हैं, लेकिन बस में आपके साथ बैठा हुआ जो पैसेंजर है उसके लिहाज से आप दोनों एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट के अंदर है। मतलब आप दोनों एक दूसरे के लिहाज से जगह तब्दील नहीं कर रहे, लेकिन वो जो लड़का खड़ा बाहर आपको रोड के ऊपर आपकी बस को देख रहा है, आप उस लड़के के लिहाज से मूव कर रहे हैं। मीन सराउंडिंग के लिहाज से बस मूव कर रही है, बस में बैठे आप भी मूव कर रहे हैं, लेकिन अगर आप बस के अंदर देखते हैं तो अपने साथ बैठे हुए पैसेंजर के लिहाज से आप बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे। तो ये बेटा आपके पास रेस्ट और मोशन है। इसमें से जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे इनका डिफरेंस पूछा जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन रेस्ट एंड मोशन। सो इस चीज़ को इसके ज़रिए एक्सप्लेन किया जाता है। उसके बाद बेटा इसके अंदर चूंकि हमने काइनेमेटिक्स के अंदर पढ़ा कि काइनेमेटिक्स के अंदर हम लोग मोशन के साथ डील करते हैं विदाउट काज के बगैर मोशन को डील करते हैं। तो सबसे पहले हमें मोशन की टाइप्स जो है यहाँ पे उनको डिफाइन करना ज़रूरी है। तो बेटा सबसे पहले आपके पास आ जाती है मोशन की तीन टाइप्स होती हैं। ट्रांसलेटरी मोशन होती है, रोटेटरी मोशन होती है और वाइब्रेटरी मोशन होती है। सो ट्रांसलेटरी मोशन जो होती है इसकी डेफिनेशन में कहते हैं इन ट्रांसलेशनल मोशन ए बॉडी मूव्स अलोंग द लाइन विदाउट एनी रोटेशन, दिस लाइन में भी स्ट्रेट और कर्व्ड, कि कोई भी बॉडी जो है वो किसी भी रोटेशन के बगैर किसी भी लाइन के अंदर जब ट्रैवल करती है, मूव करती है, तो इसे हम लोग जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन कंसीडर करते हैं। अब ट्रांसलेटरी मोशन की बेटा फर्दर तीन टाइप्स होती हैं। एक होती है आपके पास स्ट्रेट लाइन मोशन, दूसरी होती है सर्कुलर मोशन और तीसरी होती है रैंडम मोशन। अब जैसा कि इनके नाम से जाहिर है, स्ट्रेट लाइन मोशन का मतलब ये है अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट सीधी लाइन के अंदर मूव करता होगा तो उसे स्ट्रेट लाइन मोशन का नाम दिया जाता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कल के अंदर मूव कर रहा होगा तो उसे सर्कुलर मोशन का नाम दे देते हैं। और अगर जो है वो आपके पास जो है वो रैंडमली मूव कर रहा है, इररेगुलर मैनर में, डिसऑर्डर्ड मैनर के अंदर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास मूव कर रहा है तो फिर इसे हम लोग कहते हैं वो आपके पास रैंडम मोशन के अंदर कंसीडर किया जाता है। जो स्ट्रेट लाइन मोशन होती है बेटा उसको लीनियर मोशन भी कहा जाता है, जैसा कि इसने डेफिनेशन में भी लिखा है, द स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ ए बॉडी इज नाउन एज लीनियर मोशन। और इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल है एरोप्लेन फ्लाइंग इन एयर।
एंड द ऑब्जेक्ट्स फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, ये दोनों के दोनों जो जहाज़ आपके पास उड़ते हैं हवा के अंदर और कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो हाइट से नीचे जब गिरता है तो ये दोनों के दोनों जो है वो लीनियर मोशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन परफॉर्म करते हैं। इस तरह सर्कुलर मोशन की एग्जांपल ये होती है कि आप जो है वो किसी एक पत्थर के साथ किसी स्टोन को किसी स्ट्रिंग के साथ बांधें और उसको सर्कल के अंदर घुमाना शुरू कर दें, जैसा कि इसने यहाँ पे घुमाया हुआ है। सो ये आपके पास जो है सर्कुलर मोशन की एग्जांपल आ जाती है। जबकि रैंडम मोशन जो होती है बेटा, रैंडम मोशन में आप देख सकते हैं कि ये जिग जैग मैनर के अंदर कोई भी डायरेक्शन डिफाइंड नहीं है, कब कहाँ किस तरफ से किस तरफ को मुड़ी जा रहे हैं इसका कुछ भी डिफाइंड नहीं होती, तो इसे रैंडम मोशन कहते हैं। अब रैंडम मोशन जो होती है ना बेटा, ये आपके पास ज़्यादातर होती है गैस पार्टिकल्स की। हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर जो है वो हमने पढ़ा हुआ है, देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं, रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। मतलब क्या, उनकी में कोई डायरेक्शन डिफाइंड नहीं होती कि वो किसी मैनर के अंदर पहले सारे एक डायरेक्शन को मूव करें, ट्रैवल करें, फिर सारे दूसरी डायरेक्शन को ट्रैवल करें, ये डिफाइंड नहीं होता। लेकिन बस वो इररेगुलर मैनर के अंदर जो है एक तरफ से दूसरी तरफ जो है वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं। इसके बाद बेटा आपके पास आ जाता है रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन क्या होती है? द स्पिनिंग मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस। अगर कोई जिस्म अपने एक्सिस के गिर्द घूमता है। अब इसमें बेटा एक्सिस को डिफाइन करना बड़ा ज़रूरी होता है। मिसाल के तौर पे उसने ये आपके पास जो है वो टॉप की एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। उसके बाद ये व्हील की एग्जांपल दी हुई है, ये स्टीयरिंग की एग्जांपल है, और ये फुटबॉल रोटेटिंग की एग्जांपल दी है कि ये फुटबॉल इस ये फिंगर जो है ये इसका एक्सिस है, ये वाला पिन पॉइंट जो है ये टॉप का एक्सिस है, ये वाला जो है वो साइकिल का एक्सिस है, और स्टीयरिंग का एक्सिस जो है इसके नीचे लगा हुआ है। अगर कोई भी बॉडी स्पिनिंग परफॉर्म करती है, जैसा कि आपके पास ड्रायर मशीन होती है, वॉशिंग मशीन होती है, वो भी अपने एक्सिस के गिर्द घूमती है। अगर कोई भी बॉडी जो है वो स्पिनिंग मोशन परफॉर्म करती है अपने एक्सिस के अबाउट, तो फिर इसे हम लोग कहते हैं ये आपके पास रोटेटरी मोशन परफॉर्म कर रही होती है। लेकिन अगर कोई बॉडी जो है अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द या आगे पीछे, फॉर एग्जांपल जैसे ये एक झूला लगा हुआ है, ये झूला जिस तरह से मोशन परफॉर्म करता है, या फिर ये जो पेंडुलम क्लॉक होता है, इनकी जो मोशन होती है ये बेसिकली एक मेन पोजीशन के इर्द गिर्द जो मोशन होती है उसे टू एंड फ्रो मोशन या वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। जैसा कि डेफिनेशन में भी लिखा है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। कोई एक सेंट्रल पॉइंट है, सेंट्रल मीन पोजीशन है, उसके इर्द गिर्द आगे पीछे जो है मोशन परफॉर्म की जाती है। और इसकी दूसरी बड़ी कॉमन एग्जांपल जो है यहाँ पे सीसा की एग्जांपल दी गई है कि सीसा जो है ये इसी तरीके से मोशन आपके पास परफॉर्म कर रहा होता है कि ये वाला इसकी सेंट्रल पोजीशन मेन पोजीशन है, यहाँ से अपवर्ड जाता है और ये डाउनवर्ड चला जाता है, ये अपवर्ड आता है तो ये डाउनवर्ड चला जाता है। तो ये टू एंड फ्रो मोशन है, वाइब्रेटरी मोशन की एक मिसाल होती है। नेक्स्ट बेटा आपके पास आ जाता है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। जो फिजिकल क्वांटिटी होती है बेटा आपके पास, हमने फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन चैप्टर 1 में पढ़ी थी, ऑल द मेजरेबल क्वांटिटीज आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। तो हर वो क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी होती है। फिजिकल क्वांटिटी में बेटा हमारे पास हमने उनको डिवाइड किया था बेस और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के अंदर। यहाँ पे एक दूसरी तरह से भी हमारे पास डिवीजन होती है जिसे हम लोग कहते हैं स्केलर एंड वेक्टर। अब स्केलर किसे कहते हैं बेटा? आपके पास कोई भी क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटी होती है, उसको डिफाइन करने के लिए आपके पास 3 चीज़ें होती हैं। या तो आपके पास उसकी मैग्नीट्यूड होती है, यूनिट होता है और डायरेक्शन होता है। अब इसमें से एक क्वांटिटी ऐसी होती है जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट पे डिफाइन हो जाती है, और एक क्वांटिटी ऐसी होती है जो कि मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन तीनों के जरिए डिफाइन होती है। तो वो क्वांटिटी जिसको आप जो है मैग्नीट्यूड और यूनिट से डिफाइन कर लेते हैं उसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, और जिसके लिए आपके पास मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ साथ डायरेक्शन को डिफाइन करना भी जरूरी होता है, उसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। मिसाल के तौर पे स्केलर के अंदर जो है हमारे पास मैस, लेंथ, टाइम, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क एंड एनर्जी, ये सारी की सारी स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। इनके साथ हमें सिर्फ यूनिट और मैग्नीट्यूड कोई न्यूमेरिक वैल्यू लिखनी पड़ती है। मैग्नीट्यूड बेटा न्यूमेरिक वैल्यू होती है, या लेंथ ऑफ द वेक्टर जो होती है, जो लेंथ ऑफ द वेक्टर को भी मैग्नीट्यूड समटाइम्स कहा जाता है। तो यहाँ पे जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है वो आपके पास, और यूनिट जो है वो स्केलर के अंदर आता है। लेकिन अगर इसके साथ साथ डायरेक्शन को भी डिफाइन करना हो तो फिर जो है इसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, जिसके अंदर आपके पास जो है वो वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क, ये सारा का सारा जो है वो आपके पास वेक्टर क्वांटिटीज़ के अंदर आ जाता है। इसके बाद वेक्टर क्वांटिटीज़ में फर्दर बेटा हमने ये देखना है कि वेक्टर को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है। वेक्टर को बेटा 2 तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक मेथड को कहते हैं हम लोग एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन, और दूसरे मेथड को कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। एनालिटिकली जब आपने किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना होता है तो एनालिटिकली हम लोग क्या करते हैं कि उसको बोल्ड फेस लिखते हैं। आप देख सकते हैं कि ये एफ का जो सिंबल है वो थोड़ा सा डार्क लिखा हुआ है बाकी राइटिंग के मुकाबले। एफ, ए और डी ये तीनों सिंबल थोड़े डार्क लिखे हुए हैं बाकी राइटिंग के मुकाबले, इसे कहते हैं बोल्ड फेस। तो एनालिटिकली जब भी किसी वेक्टर को लिखा जाता है तो उसको बोल्ड फेस में लिखा जाता है। अगर आप बोल्ड फेस में नहीं लिखते तो आप इसके ऊपर लाइन मार्क कर सकते हैं, या इसके ऊपर जो है एरो मार्क करके भी वेक्टर को इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये बेटा वेक्टर को एनालिटिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। लेकिन अगर आप वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो ग्राफिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये लाइन, इस लाइन की जो लेंथ होती है ये आपके पास वेक्टर की मैग्नीट्यूड
मैग्नीट्यूड होती है, यहाँ पे ये जो एरो हेड लगाया जाता है इस ये वेक्टर की डायरेक्शन को डिनोट करता है, और ये इसको टेल कहते हैं, इसको हेड कहते हैं। जहाँ पे भी ये एरो हेड लगाया जाता है इसे कहते हैं हेड ऑफ द वेक्टर, और अपोजिट कॉर्नर जो होता है इसको टेल ऑफ वेक्टर कहते हैं। और ये सेंटर वाली जो लाइन होती है, ये वाली जो इसकी लेंथ होती है, इसे हम लोग जो है वो मैग्नीट्यूड भी कहते हैं, नॉर्म भी कहते हैं, मोड भी कहते हैं। ये सारे के सारे मैग्नीट्यूड के डिफरेंट नाम होते हैं। सो लेंथ जो है वो आपके पास मैग्नीट्यूड को डिफाइन की जाती है। सो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम वेक्टर को एक स्ट्रेट लाइन उसके आगे एरो हेड से ज़ाहिर करते हैं। जो लाइन की लेंथ होती है वो आपके पास उसकी मैग्नीट्यूड को डिफाइन करता है, और एरो हेड जो है वो उसकी डायरेक्शन को डिफाइन कर रहा होता है। नेक्स्ट है बेटा आपके पास कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं जो मोशन के साथ एसोसिएटेड होती हैं। उनमें सबसे पहली टर्म आ जाती है आपके पास पोजीशन की। पोजीशन बेटा आपने हमेशा याद रखना है, पोजीशन जब आप किसी भी चीज़ की पोजीशन डिफाइन करते हैं ना, तो आप दो चीज़ों के लिहाज से पोजीशन को डिफाइन करते हैं। किसी एक जगह के लिहाज से दूसरी जगह को डिफाइन करना जो है वो पोजीशन कहलाता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे इसने एग्जांपल दिया कि यहाँ पे ये आपका एच जो है वो आपका हाउस है, और ये एस जो है वो आपके पास स्कूल है। तो आप घर के लिहाज से स्कूल की पोजीशन देखोगे तो वो इस तरफ आएगी, लेकिन अगर स्कूल के लिहाज से घर की पोजीशन देखोगे तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर आएगा। तो पोजीशन के अंदर जो है बेटा आपके पास दो डिफरेंट चीज़ों का होना ज़रूरी है। इसकी डेफिनेशन में भी वो यही कहते हैं, द टर्म पोजीशन डिस्क्राइब्स द लोकेशन ऑफ ए प्लेस और ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। सो इसमें रेफरेंस पॉइंट बड़ा अहम होता है। अगर आप हाउस को रेफरेंस पॉइंट लेते हो तो स्कूल इस डायरेक्शन में है, अगर स्कूल को रेफरेंस पॉइंट लेते हो तो हाउस जो है वो आपके पास इस डायरेक्शन के अंदर आ जाता है। सो पोजीशन से अगली चीज़ होती है बेटा आपके पास डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। एक बात बेटा याद रखें, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों आपके पास लेंथ्स होती हैं, लंबाई जिसे हम लोग कहते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। सो इनको अगर आप प्रॉपर्ली डिफाइन करना चाहते हैं तो डिस्टेंस में कहता है द लेंथ ऑफ द पार्ट बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस बिटवीन दोज पॉइंट्स। कि दो पॉइंट्स के दरमियान जो लेंथ होती है उसे हम लोग जो है वो डिस्टेंस से डिनोट करते हैं। और मिसाल के तौर पे अब हमारे पास कोई से दो पॉइंट है, ये हम ए से बी के ऊपर जाना चाहते हैं, तो बेटा ए से बी तक जाने के लिए हमारे पास इनफाइनाइट वेज हैं, इनफाइनाइट रास्ते हैं। हम इतने ज़्यादा तरीक़ों से ए से बी के तक जा सकते हैं, लेकिन उनमें जो सबसे शॉर्टेस्ट होता है, जितने ज़्यादा रास्ते होंगे वो सारे के सारे डिस्टेंस आएंगे, लेकिन इनमें जो सबसे शॉर्टेस्ट सबसे कम तरीन डिस्टेंस है जो कि इसने इस एरो हेड से शो किया हुआ है, इसको बेटा हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। सो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि आपके पास डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विच हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सो आपके पास डिस्टेंस में कभी भी डायरेक्शन डिफाइन नहीं की जाती, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन का डिफाइन करना लाजमी तौर पर होता है। डिस्टेंस जो है वो आपके पास स्केलर क्वान्टिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वान्टिटी होती है। इसके बाद दोनों के दोनों जो है चूँकि लेंथ्स होती हैं तो लेंथ हमेशा जो है वो मीटर के अंदर मेजर की जाती है। सो यहाँ से हम लोगों ने डिफाइन कर लिया कि दो पॉइंट्स के दरमियान जो लेंथ होती है उसे डिस्टेंस कहते हैं, और जो शॉर्टेस्ट लेंथ होती है, जो कम तरीन लेंथ होती है, उसे हम लोग जो है वो डिस्प्लेसमेंट से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट थिंग है बेटा आपके पास स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी में सबसे पहले हम लोग स्पीड को डिफाइन करते हैं। तो बेटा एक बात याद रखना कि जो डिस्टेंस है वो हमेशा, डिस्टेंस चूँकि स्केलर क्वांटिटी है और डिस्टेंस ने हमेशा स्पीड के साथ एसोसिएटेड होना है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसने हमेशा जो है वो वेलोसिटी के साथ एसोसिएट होना है। सो इसकी डेफिनेशन ये कहती है डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। किसी एक मखसूस वक्त के लम्हे के अंदर जो है किसी भी ऑब्जेक्ट से किया ट्रैवल तय किया गया जो फासला होता है उसे हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। इसमें यूनिट टाइम जो है ये बड़ा फैक्ट अहम जो है वो वर्ड है आपके पास यूनिट टाइम के अंदर टैग जो है वो कवर्ड डिस्टेंस जो है ट्रैवल्ड डिस्टेंस जो है उसे हम लोग जो है वो स्पीड से डिनोट करते हैं। इसके अलावा बेटा यहाँ पे साइड बॉक्स जो है उसने डिफाइन किया हुआ है कि विच इज़ द फास्टेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ। दुनिया में तेज़ तरीन जानवर जो है वो आपके पास फाल्कन होता है, विच कैन फ्लाई एट ए स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर। के वो एक घंटे में 200 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल कर सकती है। दुनिया का सबसे तेज़ तरीन जानवर जो है वो कंसिडर किया जाता है। अब बेटा स्पीड जो है आपके पास जो है, चूँकि स्पीड जो है वो आपके पास इसमें दो चीज़ें आ रही हैं, एक डिस्टेंस आ रहा है और दूसरा टाइम आ रहा है। इस लिहाज से स्पीड जो है, डिस्टेंस चूँकि स्केलर क्वांटिटी है इस लिहाज से स्पीड जो है वो भी आपके पास स्केलर क्वांटिटी है, और टाइम जो है वो आपके पास सेकंड्स में या मिनट्स में या आवर्स में डिफाइन किया जाता है। तो इस लिहाज से हम अगर इसका यूनिट डिफाइन करते हैं तो ये मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर, ये दो के दो यूनिट जो है वो दोनों के दोनों स्पीड के जो है वो डिफाइन किए जाते हैं। सो यहाँ से हम लोग जो है वो स्पीड का फार्मूला एक्चुअली डिराइव कर सकते हैं कि स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस ओवर टाइम टेकन, और अगर इसको रीएडजस्ट करना चाहते हैं तो डिस्टेंस जो है वो स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस को बेटा कैपिटल एस से डिनोट किया जाता है, स्पीड को स्मॉल वी से डिनोट किया जाता है, और टाइम को स्मॉल टी से डिनोट किया जाता है। यहाँ पे फर्दर उसने बताया हुआ है कि एस जो है वो आपके पास डिस्टेंस है, इसके अलावा वी जो है वो आपके पास स्पीड है, टी जो है वो टाइम टेकन है, और ये स्केलर क्वान्टिटी होती है और इसका यूनिट जो है वो मीटर पर सेकेंड होता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है बेटा आपके पास यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। अगर बेटा आपके पास
पास वक्त के टाइम के इक्वल इंटरवल्स के अंदर इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल होता है तो इसे हम लोग जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से डिनोट करते हैं। अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास वो टाइम इंटरवल 1 मिनट का है, 1 सेकंड का है, 1 मिली सेकंड का है या 1 माइक्रो सेकंड का है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपने सिर्फ ये देखना है इक्वल इंटरवल्स के अंदर इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल हो तो फिर इसे हम लोग जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड या कॉन्स्टेंट स्पीड भी इसी को कहा जाता है। इसके बाद बेटा यहाँ पे एक और साइड बॉक्स आ जाता है। ये साइड बॉक्सेस जो है ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अहम होते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि फाल्कन कैन फ्लाई एट स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं चीता कैन रन एट स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर, कि वो अगर भागना शुरू करता है तो वो 1 घंटे में 70 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल कर सकता है। इसके बाद फर्दर जो है बेटा आपके पास वो लिडार गन आती है। ये आपके पास मोटरवे स्पीड कैमराज जो लगे होते हैं उनके अंदर इसी को इस्तेमाल किया जाता है। ये बेसिकली क्या होती है, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग स्पीड गन इसे हम लोग कहते हैं। इट यूजेस द टाइम टेकन बाय द लेजर पल्स टू मेक ए सीरीज ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ द व्हीकल्स डिस्टेंस फ्रॉम इट्स गन, द डाटा देन यूज टू कैलकुलेट द व्हीकल स्पीड। आप अक्सर देखते हैं कि मोटरवे के ऊपर आपको लगा होता है कि स्पीड चेकिंग कैमरा अहेड, तो थोड़ी देर आगे जाके अगर आपकी ओवर स्पीडिंग हो तो फिर थोड़ी देर मोटरवे वाले आपको रोक के आपका चलान कर देते हैं, बाकायदा वो आपको बताते भी हैं कि आपकी स्पीड कितनी थी। तो बेटा वो इसीलिए डार गन की मदद से जो है वो आपको बता रहे होते हैं कि आपके पास आपकी गाड़ी की स्पीड कितनी थी और इस लिहाज से वो आपका चलान जो है वो भी डिफाइन करते हैं। सो स्पीड से नेक्स्ट टर्म आ जाती है बेटा आपके पास वेलोसिटी। जिस तरह मैंने बताया था कि डिस्टेंस जो है वो स्पीड के साथ एसोसिएटेड होता है, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेलोसिटी के साथ एसोसिएटेड होता है। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, किसी भी जिस्म के यूनिट टाइम के अंदर जितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल होता है उसे हम लोग जो है वो वेलोसिटी से इंडिकेट करते हैं। अब वेलोसिटी जो है वो बराबर होती है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन। अब चूंकि वेक्टर को एनालिटिकली हम लोग बोल्ड फेस से लिखते हैं इसलिए यहाँ पे V और D ये दोनों के दोनों जो है वो बोल्ड फेस लिखे हैं। यहाँ से D बराबर होगा V इंटू टी। D जो है डिस्प्लेसमेंट है, इसका यूनिट मीटर है। V जो है वेलोसिटी है, टाइम जो है वो सेकंड में डिफाइन किया जाता है, इसलिए से वेलोसिटी और स्पीड दोनों का यूनिट जो है वो सेम निकलता है मीटर पर सेकंड। और इसी तरह बेटा अगर आपके पास जो है जैसे हमने स्पीड में पढ़ा है इक्वल इंटरवल्स के अंदर जो है इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल हो तो इसे हम लोग जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं, नो मैटर हाउ स्मॉल इंटरवल इट मे बी। सो इसी तरह अगर आपके पास इक्वल इंटरवल्स के अंदर इक्वल वेलोसिटी चेंज आ रहा हो, इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल हो तो इसे हम लोग जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से डिनोट करते हैं या फिर इसको कांस्टेंट वेलोसिटी भी कहा जाता है। इसके बाद बेटा यहाँ पे एक डेफिनेशन डिफाइंड है, व्हाट इज़ द टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो कहते हैं कि अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो हाइट से डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है डाउनवर्ड साइड के ऊपर, तो वो एक कांस्टेंट यूनिफॉर्म स्पीड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, तो वो जो स्पीड या वेलोसिटी होती है उसे हम लोग जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी या टर्मिनल स्पीड से हम लोग डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट बेटा आपके पास अगली टर्म मोशन के अंदर आ जाती है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो है वो आपके पास होता है बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। यहाँ पे सबसे पहले बेटा ये जो वर्ड रेट होता है किसी भी डेफिनेशन में आ जाए, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो किसी भी सब्जेक्ट में आ जाए, ये वर्ड रेट जो होता है ना इसका मतलब होता है कि आपने इसके अंदर टाइम का फैक्टर लाजमी तौर पे इंक्लूड कर लेना है। सो एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। किसी भी जिस्म की वेलोसिटी में जो तब्दीली होती है उसे हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन। और यहाँ से फर्दर आप एक्सेलरेशन को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल ओवर टाइम टेकन। इसको ए से डिनोट किया जाता है, VF माइनस VI ओवर टी इसका फार्मूला होता है। अब चूंकि वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड होता है और जब आप इसको टाइम से फर्दर डिवाइड करते हैं तो आपके पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है ये एक्सेलरेशन का यूनिट जो है वो डिफाइन कर दिया जाता है। और एक्सेलरेशन भी आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी इसलिए है चूंकि डिस्प्लेसमेंट आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। फर्दर बेटा जैसे हमने यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी को डिफाइन किया इसी तरह हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है कि अगर आपके पास किसी की भी बॉडी का एक्सेलरेशन जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के अंदर तो इसे हम लोग कहते हैं इसका एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। लेकिन बेटा अगर आपके पास वेलोसिटी कॉन्स्टेंट होगी, वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि एक्सेलरेशन जो है वो दो वेलोसिटीज़ के दरमियान होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा, अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा तो आपका एक्सेलरेशन जो है वो 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है इतना कंसीडर किया जाएगा। अब बेटा दो ऑप्शंस होती हैं, एक तो ये होता है कि जब आपने गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो आपकी गाड़ी की स्पीड 0 से इंक्रीज करना शुरू कर देती है, ठीक है, तो इस दौरान जो एक्सेलरेशन पैदा होता है इसे हम लोग पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। लेकिन जब ब्रेक अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप जो वो 96 मीटर पर सेकंड की रफ्तार पर जा रहे थे, जैसे ही आपने ब्रेक अप्लाई की तो आपका मीटर 4
फ़ौरन से नीचे आना शुरू हो जाता है और आपकी वेलोसिटी जो है वो या स्पीड जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, वो एकदम से आपको 96 से 42 मीटर पर सेकंड शो करना शुरू कर देता है। तो ये जो स्पीड में डिफरेंस आ रहा है, स्पीड जब डिक्रीज़ करती है, ब्रेक्स जब भी अप्लाई होती हैं तो स्पीड डिक्रीज़ करेगी या वेलोसिटी डिक्रीज़ करेगी, और जैसे ही वेलोसिटी डिक्रीज़ करेगी तो एक्सेलरेशन जो है वो आपके पास नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग रिटार्डेशन या डेक्लेरेशन के नाम से भी जो है वो इंडिकेट करते हैं। इस बात को फिर से रिपीट कर रहा हूँ बेटा, अगर आपके पास एक्सेलरेटर दबाने से स्पीड इंक्रीज करती है तो जो प्रोड्यूस होने वाला एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन अगर आपके पास स्पीड जो है वो डिक्रीज कर रही हो तो जो एक्सेलरेशन होता है वो नेगेटिव होता है। और ऐसा कब होता है, जब भी ब्रेक्स अप्लाई की जाती हैं तब आपके पास एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, और इसके दो नाम होते हैं, इसे डिसेलरेशन भी कहते हैं, डेक्लेरेशन भी कहते हैं, और रिटार्डेशन भी इसी का ही दूसरा नाम होता है। फर्दर आ जाता है बेटा आपके पास ग्राफ्स क्या होते हैं, स्पीड टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होते हैं वो क्या होते हैं। ग्राफिकल एनालिसिस में सबसे पहले बेटा हमें ग्राफ को देखना ज़रूरी है कि ग्राफ क्या होता है। इसमें ग्राफ को सबसे पहले डिफाइन करता है, ग्राफ इज़ द पिक्टोरियल वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट रिलेशन बिटवीन वेरियस क्वांटिटीज़। दीज क्वांटिटीज़ विच ए ग्राफ इज़ प्लॉटेड आर कॉल्ड वेरिएबल्स, एंड वन ऑफ द क्वांटिटी इज़ कॉल्ड इंडिपेंडेंट एंड वाइल अदर इज़ द कॉल्ड डिपेंडेंट क्वांटिटी, द वैल्यू ऑफ विच वेरीज विद द इंडिपेंडेंट क्वांटिटी इज कॉल्ड डिपेंडेंट क्वांटिटी। अच्छा बेटा, इनको अगर मैं सिंपली आपको बताऊं तो सिंपली आपको ये बता रहा है कि ग्राफ जो है ये एक ऐसा रिलेशनशिप होता है कि आप थोड़े से पीस ऑफ पेपर के ऊपर जो है मैक्सिमम जो है वो टर्म्स को डिफाइन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक ग्राफ आपके पास शो हो रहा है, अब इसके अंदर टाइम इंटरवल 0 से लेकर 20 सेकंड तक गया हुआ है और वेलोसिटी 0 से 40 तक गई है। अब ये छोटा सा टुकड़ा बता रहा है कि आप किस टाइम के ऊपर कितनी वेलोसिटी पे मूव कर रहे थे, कैसे कैसे आपकी वेलोसिटी इंक्रीज करती चलेगी, कैसे कैसे वेलोसिटी डिक्रीज करती चलेगी। तो ग्राफ आपने तभी इस्तेमाल करना है जब आपने बहुत ज़्यादा डाटा प्लॉट करना हो और उसको आप जो है वो छोटे से पीस ऑफ पेपर के ऊपर शो करना चाह रहे हो, तो फिर आप जो है वो ग्राफ की हेल्प लेते हैं। अब बेटा ग्राफ जो है आपकी सिलेबस के अंदर तीन तरह के ग्राफ डिफाइंड है। सबसे पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है ये हमेशा जो डिस्टेंस और टाइम इन दोनों के दरमियान ड्रा किया जाता है। इसमें टाइम हमेशा बेटा एक्स एक्सिस के ऊपर होता है और डिस्टेंस जो है वो हमेशा वाई एक्सिस के ऊपर होता है। डिस्टेंस हमेशा वाई एक्सिस पे होता है, टाइम जो है हमेशा एक्स एक्सिस पे होता है। डिस्टेंस और टाइम ये दोनों जो है वो आपके पास वेरिएबल्स होते हैं। इनमें जो एक वेरिएबल होता है वो आपके पास इंडिपेंडेंट होता है, दूसरा डिपेंडेंट होता है। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमेशा एक्स एक्सिस पे रखा जाता है और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हमेशा वाई एक्सिस पे रखा जाता है। अब बेटा अगर आपके पास हो कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट के अंदर हो, रेस्ट का मतलब ये है कि उसकी वेलोसिटी बिल्कुल जीरो है। अगर आपके पास रेस्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है तो डिस्टेंस कोई भी ट्रैवल नहीं हो रहा, लेकिन टाइम जो है वो गुजरता जा रहा है, तो ये वाला ग्राफ जो है पैरेलल, इस ग्राफ को बोलते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जो आपके पास किसी भी ऑब्जेक्ट का रेस्ट के अंदर ग्राफ आता है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ रहा होता है और ये मखसूस सेम हाइट के ऊपर आपके पास डिफाइंड होता है। और अगर बेटा आपके पास ऐसा हो कि ग्राफ जो है वो कंटिन्यूसली इस तरह से इंक्रीज कर रहा हो, इस ग्राफ को हम लोग कहते हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ये ग्राफ आपको क्या बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कॉन्स्टेंट स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है, कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी की वैल्यू भी जो है वो इंक्रीज करती जा रही है। फॉर एग्जाम्पल जब टाइम 5 सेकंड था तो डिस्टेंस जो है वो 10 सेकंड था, 10 मीटर था। जब टाइम 10 सेकंड हुआ तो डिस्टेंस 20 हो गया, जब टाइम 15 हुआ तो डिस्टेंस जो है वो 30 हो गया, और जब टाइम जो है वो 20 हुआ तो डिस्टेंस आपके पास 40 मीटर के ऊपर चला जाता है। तो ये दोनों ग्राफ्स हैं बेटा, ये आपके पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ये ग्राफ जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस जो है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट का ग्राफ होता है, और जो ऑब्जेक्ट मूविंग विद द कॉन्स्टेंट स्पीड, तो वो ग्राफ जो है वो आपके पास जो है वो कंसीडर किया जाता है वो ग्राफ जो है कंसीडर किया जाता है ऑब्जेक्ट मूविंग विद द यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड कंसीडर किया जाता है। तीसरा जो ग्राफ है बेटा वो आपकी सिलेबस के अंदर वो है ऑब्जेक्ट मूविंग विद द वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड कौन सी होती है, हमारे पास दो तरह की स्पीड होती है, एक होती है कांस्टेंट स्पीड, दूसरी होती है वेरिएबल स्पीड। कांस्टेंट स्पीड को और कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट वेलोसिटी को इस तरह से डिफाइन किया, अगर आपके पास ऑब्जेक्ट जो है इक्वल इंटरवल्स के अंदर इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे तो इससे जो है वो हम लोग कांस्टेंट स्पीड या यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। और वेरिएबल स्पीड जो होती है अगर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के अंदर इक्वल जो है ना वो डिस्टेंस ट्रैवल ना हो तो फिर इसे हम लोग स्पीड को वेरिएबल स्पीड कहते हैं। जैसा कि अब आप देख सकते हैं यहाँ से पहले वेलोसिटी इंक्रीज़ करना शुरू की, फिर थोड़ी सी डिक्रीज़ हुई, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ करना शुरू की, फिर कम टाइम के अंदर डिस्टेंस जो है वो डिफरेंट ट्रैवल होना शुरू हो जाता है। सो ये जो ग्राफ इरेगुलर मैनर्ड के अंदर कोई भी कर्व वगैरह आती है ग्राफ के अंदर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में या स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर, तो वो बेटा आपके पास जो है वो हमेशा
वेरिएबल ग्राफ की कंसीडर की जाती है। कांस्टेंट ऑब्जेक्ट एज रेस्ट जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आता है, और जो कांस्टेंट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है, और जो वेरिएबल है वो इस तरह की कोई ना कोई कर्व लाजमी तौर पे डिफाइंड होती है वेरिएबल वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर। नेक्स्ट जो है बेटा ग्राफ्स के अंदर आपके पास आ जाता है स्पीड टाइम ग्राफ। दो तरह का ग्राफ होता है बेटा, जो आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है उसका जो रिजल्टेंट होता है वो आपके पास वेलोसिटी होती है, और जो स्पीड टाइम ग्राफ होता है इसका रिजल्टेंट जो है वो आपके पास एक्सेलरेशन के बराबर होता है। और एक बात याद रखनी है, स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व होता है वो आपके पास डिस्टेंस ट्रेवल के बराबर होता है। अब बेटा अगर आपके पास जो है ऑब्जेक्ट मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रहा हो, तो फिर उसके लिए ग्राफ जो है वो आपके पास इसी तरह पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ रहा है। मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है 4 मीटर पर सेकंड, कांस्टेंट का मतलब क्या है कि जब आपने जो है वो 0 सेकंड पे देखा तब भी 4 थी, जब 5 सेकंड पे देखा तब भी वेलोसिटी 4 थी या स्पीड 4 थी, जब आपने 10 पे देखा तब भी जो है वो स्पीड 4 थी, जब आपने 15 पे देखा तब भी स्पीड 4 थी, 20 पे भी स्पीड 4 थी। मतलब क्या, स्पीड थ्रू आउट सेम रह रही है, कांस्टेंट रह रही है। तो वो एक्सेलरेशन जो है वो आपके पास जो ग्राफ है वो आपके पास पैरेलल टू एक्स एक्सिस आता है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है इसके अंदर वो 0 कंसीडर की जाती है। अब अगर जो है वो ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा हो, उसकी वेलोसिटी ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही हो टाइम के साथ, जैसे हमने देखा था कि वक्त के लिहाज से अगर डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज करता चला जाता है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमारे पास आता है, और अगर इसी तरह जो है वो टाइम के लिहाज से आपके पास वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही हो तो फिर ये हमारे पास जो है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपके पास आ रहा होता है। इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ से एक्सेलरेशन फाइंड करें तो ये आपके पास 2/5 आ जाएगा जो कि 0.4 आ जाएगा। अगर इसके कोरेस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन फाइंड करें तो वो 4/10 आ जाएगा जो कि आपके पास अगेन 0.4 के बराबर आ जाता है। तो बेटा ये आपके पास जो है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्पीड टाइम ग्राफ जो है उससे एक्सेलरेशन फाइंड करने का तरीका ये है। इन दोनों की रेशो वाई एक्सिस ओवर एक्स एक्सिस की रेशो लेंगे तो वो आपके पास एक्चुअली एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो डिफाइंड हो जाती है। उसके बाद एक चीज़ ये है कि बेटा अगर आपके पास स्पीड टाइम ग्राफ जो है कोई एक क्लोज्ड फिगर बन रही हो, जैसा कि यहाँ पे जो है ये आपके पास एक ट्रेपीजियम बन रही है, तो इसके नीचे का ये जो डिस्टेंस होता है ना स्पीड टाइम ग्राफ का जो है ये आपके पास डिस्टेंस कवर एस जो आपके पास होता है, हमने जैसे स्पीड में पढ़ा था एस जो है वो आपके पास डिस्टेंस ट्रेवल होता है, वी वेलोसिटी होती है, टाइम जो है वो टी होता है। सो अगर आपके पास क्लोज्ड फिगर बन रही हो तो उस फिगर का ये जो नीचे का एरिया होता है, ये सारे का सारा एरिया जो है वो आपके पास डिस्टेंस ट्रेवल जो होता है उसको डिफाइन कर रहा होता है स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर। ये चीज़ लाजमी तौर पर डिफाइन की जाती है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट आपके पास आ जाती है इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन को बेटा डिफाइन करने से पहले ये सबसे अहम और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इसमें ये डिफाइन किया जाता है कि जो आपके पास इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं वो तीनों की तीनों इक्वेशंस जो है वो हमेशा यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए होती हैं, यूनिफॉर्म स्पीड के लिए होती हैं आपके पास, कभी भी वेरिएबल स्पीड के लिए ये आपके पास नहीं होती। अब इसमें अगर हम लोग जो है वो डिफाइन करना शुरू करें सबसे पहले तो हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले कोई एक ऑब्जेक्ट था जो रेस्ट पे था, थोड़ी देर बाद उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो वी आई हो जाती है, फिर फर्दर उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज करती जाती है, करती करती यहाँ पे पहुँचती है तो उसकी वेलोसिटी जो है वो फाइनल वेलोसिटी वी एफ हो जाती है। और इस दौरान जो है वो टाइम 0 से डी तक यहाँ तक टाइम आया था, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो एक्सेलरेशन था, ये ए से बी, यहाँ से लेकर यहाँ तक इनिशियल वेलोसिटी थी, और ए से बी तक जो है वो आपके पास इसका एक्सेलरेशन डिफाइंड होता है। अब हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है ये बेसिकली क्या आपको बताती हैं कि आपने काइनेमैटिक्स के अंदर किस तरह से वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन को इस्तेमाल करते हुए किसी मखसूस इंटरवल के ऊपर जो है अपनी वैल्यू को आप फाइंड कर सकते हैं। सो फर्स्ट इक्वेशन हो बेटा, सेकंड इक्वेशन हो या थर्ड इक्वेशन हो, तीनों इक्वेशंस के अंदर ये ग्राफ आपने लाजमी तौर पे इसी तरीके से करना है। ये ग्राफ फर्स्ट इक्वेशन का भी है, ये ग्राफ सेकंड इक्वेशन का भी है, और ये ग्राफ जो है वो आपके पास थर्ड इक्वेशन का भी इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। और इसके बाद जो है बेटा वो आपके पास जो है वो फर्स्ट इक्वेशन हो, थर्ड हो या सेकंड हो, तीनों के अंदर जो है ये जो कंसीडर वाला पैड है कि कंसीडर ए बॉडी moving with the initial velocity vi after some time interval t its velocity become vf and the object is moving in a straight line with the acceleration of a then according to the speed time graph। ये वाला जो पैरा बेटा ये तीनों के अंदर सेम होगा, और ये वाला जो velocity time graph आपके पास है ये भी तीनों के अंदर जो है वो सेम आपके पास लाजमी तौर पे होना चाहिए। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर हमने किसी तरीके से इस ग्राफ को यूज़ करते हुए एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है उसको फाइंड करनी है। अब एक्सेलरेशन जो है बेटा अगर ये स्ट्रेट लाइन आ रही हो तो मैंने आपको कहा था कि वेलोसिटी और टाइम अगर किसी एक एक्सिस पे डिफाइन किए गए हों तो वाई एक्सिस ओवर एक्स एक्सिस की जो वैल्यू होती है वो आपके पास जो है वो स्ट्रेट लाइन के बराबर होती है, या इसे दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं ये जो स्लोप होती है, ये जो इसकी डेलवान होती है, इसको जो है वो हम लोग एक्सेलरेशन से डिनोट करते हैं। सो यहाँ पे ये जो ए बी लेंथ है ये आपके पास एक्सेलरेशन में होती है, और अगर आप पाइथागोरस थ्योरम की रेशियोज़ को यूज़ करें तो ये ए बी लेंथ जो है वो आपके पास बी सी ओवर ए सी के बराबर होगी।
ठीक है। ये वाली जो ए बी लेंथ है ये ग्राफ के अंदर ए से बी की लेंथ जो है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस के बराबर होगी, बी सी ओवर ए सी के बराबर होगा। और अगर आप सिंपल बी सी की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू, तो आप पहले यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू में से ये वाली वी एफ माइनस ज़ीरो और वी आई माइनस ज़ीरो करके आप इसकी वैल्यू को जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आप इस ग्राफ से देखें तो बी डी जो है वो आपके पास वी आई के वी एफ के बराबर है, सी डी वी आई के बराबर है और ओ डी जो है वो टाइम इंटरवल टी के बराबर है। यहाँ पे ए सी और ओ डी ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। इसका मतलब जो वैल्यू ओ डी की है वही वैल्यू जो है वो आपके पास ओ ए सी की डिफाइंड है, इसलिए इसने यहाँ पे इस ए सी की जगह ओ डी डिफाइन किया हुआ है जो कि टी के बराबर है। और यहाँ से अगर आपके पास जो है स्लोप चूँकि एक्सेलेरेशन के बराबर होती है तो वो वी एफ माइनस वी आई ओवर टी हो जाएगा, और ये टी इधर डिवाइड हो रहा है उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये वी एफ माइनस वी आई इज़ इक्वल टू ए टी हो जाएगा। और फर्दर अगर आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाइड या एक डिवेलप्ड फॉर्म देना चाहते हैं तो फिर वो वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये बेटा आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, सेकंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन दोनों के अंदर जो है वो हम लोग डिस्टेंस जो है वो फाइंड करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने कहा था कि अगर बेटा आपके पास पी टाइम ग्राफ जो है उसमें क्लोज्ड फिगर बन रही हो, तो आप देखिए यहाँ पे ओ ए बी सी डी ओ, यहाँ पे ये आपके पास एक क्लोज्ड फिगर बन रही है। अगर आप इस फिगर का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे तो वो एरिया जो है वो आपके पास डिस्टेंस के बराबर होता है। अब आप जैसे ही इस फिगर को देखेंगे तो शुरू में आपको जो है वो थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी कि ये अजीब सी फिगर है, इसका एरिया हम लोग किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो बेटा इस तरह के ग्राफ्स में हम लोग जो है वो कुछ टेक्निक्स इस तरह की यूज़ कर सकते हैं कि हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं कि अगर हम यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट सीधी लाइन ड्रा करते हैं तो ये ए बी और सी ये एक ट्राइंगल बन जाएगी, और ओ ए सी डी ये आपके पास एक रेक्टेंगल बन जाएगी। अब हमें पता है रेक्टेंगल का एरिया जो है वो लेंथ इंटू विड्थ के बराबर होता है, और ट्राइंगल जो है 1/2 बेस इंटू हाइट के बराबर होता है। सो इस पूरे ग्राफ का जो एरिया है, टोटल एरिया अंडर द कवर है, वो आपके पास बेटा दो फॉर्म्स के अंदर आ जाएगा। एक तो जो है वो आपके पास आ जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी, और दूसरा जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी के बराबर आ जाएगा। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो आपके पास ओ ए इंटू ओ डी के बराबर है, एरिया हमने पढ़ा हुआ है लेंथ इंटू विड्थ के बराबर है, तो ये बेटा ओ डी आपके पास लेंथ है, और विड्थ जो है वो आप बेशक ओ ए भी ले सकते हो, वो आप ओ सी डी भी ले सकते हो, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ओ ए इंटू सी डी लिया है, ओ ए आपके पास वी आई के बराबर है और ओ डी जो है वो टी के बराबर है। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो आपके पास 1/2 ए सी इंटू बी सी के बराबर है, ए सी आपके पास टाइम की वैल्यू है और बी सी जो है वो आपके पास ए टी की वैल्यू है। सो इन दोनों को अगर आप प्लेस करते हैं इस इक्वेशन के अंदर तो ये इक्वेशन जो है वो आपके पास इक्वेशन जो है वो आपके पास कुछ इस तरह की बन जाएगी। टोटल डिस्टेंस एस जो है वो बराबर आ जाएगा वी आई टी 1/2 टी इंटू ए टी, और फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर के बराबर आपके पास आ जाता है। ठीक हो गया बेटा। इसी तरह थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ये है कि ये वाली जो टोटल फिगर ओवरऑल फिगर आपके पास बन रही है ना, ओ ए बी सी डी, ये सारी की सारी फिगर बेटा आपके पास ट्रेपीजियम होती है, और ट्रेपीजियम का एरिया मालूम करने का एक डायरेक्ट फार्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय अनपैरेलल साइड्स। ये चीज़ हमने न्यूमेरिकल्स के अंदर भी देखी थी कि ये किस तरीके से जो है वो हम लोग एरिया ऑफ ट्रेपीजियम को जो है वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसी एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का जो फार्मूला है उसको हमने अप्लाई करना है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फार्मूला क्या कहता है आपके पास कि एरिया ऑफ ओ ए बी डी वो बराबर होता है एस इज इक्वल टू ओ ए प्लस बी डी ओवर 2 इंटू ओ डी। अब ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ओ ए प्लस बी डी इंटू ओ डी एज इट इज़। इक्वेशन के दोनों तरफ आप किसी भी सेम चीज़ से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बी सी ओवर ओ डी से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। यहाँ पे ये वाला ओ डी और ये ओ डी दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ये बी सी ओवर ओ डी और ओ ए प्लस बी डी जो है ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये वाला जो फैक्टर है ये सारा का सारा जो है वो आपके पास एक्सेलरेशन के बराबर होता है। स्पीड टाइम ग्राफ से हमने देखा, वो यहाँ पे इसकी जगह पे ए लिख दिया, ओ ए जो है वो आपके पास वी आई है, बी डी जो है वो आपके पास वी एफ है, और बी सी जो है वो आपके पास वी एफ माइनस वी आई के बराबर होता है। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर भी देखा था। तो यहाँ से हमने इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म निकाली 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। नेक्स्ट बेटा एक चीज़ आपके पास आ जाती है यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के अंदर कि अगर आप जो है वो कन्वर्ट करना चाहते हैं मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर के अंदर,
अगर आप जो है वो कन्वर्ट करना चाहते हैं मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर के अंदर, तो आप उसको जो है बेटा 3.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर आप जो है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप उसको 3.6 से जो है वो डिवाइड कर लेंगे। बड़ा सिंपल सा रूल है, अगर जो है वो आप मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 3.6 से मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन अगर आप किलोमीटर पर आवर को जो है वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप जो है इसको 3.6 से डिवाइड कर देते हैं। इसी तरह एक्सेलरेशन के भी है। एक्सेलरेशन को याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इतना इस्तेमाल नहीं होता ज़्यादा, वो आपके पास वेलोसिटी का इस्तेमाल होता है कि आपने कन्वर्जन सीखनी है मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में किस तरह करती हैं, या फिर किलोमीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड के अंदर किस तरह से आप लोग डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बेटा लास्ट आर्टिकल है इसका, मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। सबसे पहले फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ जो होती हैं, फ्री फॉल बॉडीज़ या फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ जो है, किसी भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो आपके पास हाइट से जब नीचे आता है ना, उस ऑब्जेक्ट की मोशन को हम लोग जो है फ्री फॉल से डिनोट करते हैं। अब फ्री फॉल मोशन जो है वो किस चीज़ को डिफाइन करती है कि सबसे पहले जो गैलीलियो थे उन्होंने सबसे पहले इस चीज़ को नोटिस किया कि उन्होंने जो है ना ये वंडर ऑफ द वर्ल्ड जो है पीसा का मीनार, यहाँ से मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को नीचे फेंका, और नीचे फेंक के जो है भारी भी थे, कुछ हल्के थे, कुछ बहुत ज़्यादा भारी थे, और उन्होंने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया अगर आपके पास एयर रेजिस्टेंस को जो है वो निगलेक्ट कर दिया जाए तो तमाम की तमाम बॉडीज़ जो है वो सेम एक्सेलरेशन के साथ डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करती हुई अर्थ सरफेस तक पहुंचती हैं। और इस एक्सेलरेशन को जो है वो हम लोग ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। और हमने देखा था जैसे टर्मिनल वेलोसिटी को डिफाइन किया था, टर्मिनल वेलोसिटी क्या कहती है कि जब आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट किसी एक मखसूस हाइट से डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है तो वो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ आता है। और यही चीज़ गैलीलियो ने इसको अपने अंदाज में बयान किया कि आपके पास कोई भी बॉडी जो है वो जब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है तो वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही होती है, जिसे आप लोग जी से डिनोट करते हैं। इसको बेटा स्मॉल जी से डिनोट किया जाता है, इसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। और चूँकि ये एक्सेलरेशन है तो इसका यूनिट भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होती है। अब अगर जो है बेटा आप लोग स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन में मूव कर रहे हैं तो फिर आपके पास इक्वेशंस ऑफ मोशन, फर्स्ट जो है वो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी होगा, सेकेंड जो है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होगा, और थर्ड जो है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर होगा। लेकिन अगर आप जो है वो अपवर्ड डाउनवर्ड मोशन में परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके नतीजे में जो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन होगी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी होगी, सेकेंड इक्वेशन एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर के बराबर होगी, और थर्ड जो है वो 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। एक और बात बेटा जो लास्ट में यहाँ पे बताना जरूरी है, अगर आप अपवर्ड मूव कर रहे हैं तो जी की वैल्यू जो है वो नेगेटिव कंसीडर की जाती है, अगर आप डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं तो वो जी की वैल्यू जो है वो डाउनवर्ड मूव करें तो जी की वैल्यू पॉजिटिव कंसीडर की जाती है। दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर काइनेमेटिक्स। होप सो दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस चैप्टर यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, आल्सो you can contact me on my personal number. I am always there for you, and if you have liked this lecture then also do some good comments. Thank you very much. Stay blessed. Allah Hafiz.